राजस्थान की, क्योंकि जितना तापमान मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है उससे ज्यादा तापमान राजस्थान में बढ़ रहा है वसुंधरा राजे सिंधिया के कारण। पूर्व मंत्री और कोलायत से 7 बार के विधायक रहे देवी सिंह भाटी फिर से बीजेपी में वापसी कर रहे हैं। प्रदेश पदाधिकारी की उपस्थिति में भाटी ने कल रात को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य वासुदेव देवनानी समेत कई नेता मौजूद रहे। भाटी को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का कट्टर समर्थक और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का विरोधी माना जाता है, क्योंकि मेघवाल की वजह से ही भाटी ने आज से 4 साल पहले बीजेपी से नाता तोड़ा था। लेकिन अब चुनाव से पहले भाटी की घर वापसी बीजेपी को और मजबूत कर सकती है। भाटी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कहा कि कुछ परिस्थितियों के कारण वो पार्टी से अलग हुए थे, लेकिन जो गिले शिकवे थे अब वो दूर हो चुके हैं, फिर से पार्टी में आ गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा काम किया है कि पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हुआ है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं राजस्थान की, मयंक साहब, क्या राजस्थान की परिस्थितियां बदल रही हैं? अक्सर ये कहा जाता है कि राजस्थान में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। वहां पर अशोक गहलोत हैं, वो अपनी सत्ता को बरकरार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, नई नई योजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके इतर बीजेपी वापस सत्ता में आना चाहती है, लेकिन वो वसुंधरा के बिना हो नहीं पाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। आप क्या मानते हैं? आज से देखिए 2 महीने पहले जब हम लोगों ने वहाँ पे सर्वे किया था, तो उस सर्वे के दौरान हम लोगों को ये समझ में आया कि वहाँ पे भी कांटे की टक्कर है। जैसे कि मध्य प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है, वही स्थिति आज से 2 महीने पहले राजस्थान में थी। बट अभी 2-3 दिनों से जो वहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है, उसके बाद जो बदलती हुई स्थिति देखने के बाद अब वहाँ पे सरगर्मी थोड़ी सी जो हवा का रुख है वो थोड़ा सा हमारे अनुसार बीजेपी के पक्ष में जाता है वो दिख रहा है। बीजेपी को थोड़ा सा एज दिख रहा है, क्योंकि सबको पता है कि वसुंधरा बहुत बड़ी फैक्टर है वहाँ पे। वसुंधरा इतनी बड़ी फैक्टर है कि वो 80 से 100 सीट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। अच्छा। अब जबकि ये 2 दिन से जो ये माहौल चल रहा है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की मीटिंग के बाद, मुझे लगता है कि जब अब कॉन्फिडेंस बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं में भी हैं जो दोनों ही पक्ष के थे। पहले वहाँ पे गुटबाजी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जो कि कांग्रेस में भी है और बीजेपी में भी है। बीजेपी ने बहुत जल्दी इस गुटबाजी को अपने बहुत समय रहते हुए, मुझे लग रहा है कि उन लोगों ने बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये चीज़ कांग्रेस में अभी नहीं दिख रही है। कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी बहुत जोर शोर से चल रही है, जिसका मुझे लगता है फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा है। और दूसरा फैक्टर जो आज से 2 महीने पहले बीजेपी के अगेंस्ट था, वो वसुंधरा राजे का फैक्टर था। जो आप किसी से भी पूछें, आप किसी से भी बात करें, तो वो हमेशा कहते थे कि वसुंधरा राजे अगर खुश हैं तो इनको 80 से 100 सीट के आसपास में फ़ायदा हो सकता है। जो अभी 2 दिन के बाद अब हम लोगों को लग रहा है कि जो माजरा बीजेपी का 2 महीने पहले था, अब वो माजरा कांग्रेस के साथ है। बीजेपी अब हम लोगों को लग रही है कि एक स्ट्रांग पोजीशन पे अपने आप को बना रही है। चलिए हम ये समझने के लिए जयपुर चलते हैं। जयपुर में हमारे साथ हमारे सहयोगी और इंडिया न्यूज़ के राजस्थान एडिटर हैं मनु शर्मा। मनु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनु जी, एक बात हमें बताइए, हम आपसे समझना चाहते हैं कि देवी सिंह भाटी फिर से बीजेपी में आ गए, राजस्थान की राजनीति में क्या असर होगा इसका, और बीजेपी को इसका फायदा क्या मिलेगा? टिकट्स को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो गया है। पार्टी के दोनों नेता जो हैं, जेपी नड्डा और अमित शाह, जयपुर के अंदर बैठे। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई, कोर कमेटी के नेता मौजूद थे। जिस तरह की बातें निकल करके सामने आई कि कैंडिडेट्स के ऊपर विचार भी हुआ, यानी सर्वे की सारी कॉपी उनके हाथ में थी, एक एक सीट के ऊपर उनसे बातचीत हुई है। हालांकि जो सामने बैठे हुए थे 15 नेता, उनके पास में सर्वे की कॉपी नहीं थी, लेकिन दोनों नेताओं के पास में थी। उनसे नाम भी पूछे गए, नामों का मिलान भी किया गया, कई जगह नए नाम भी जो सर्वे के अंदर निकल करके आए उस पर भी चर्चा हुई। इन तमाम बातों को देखते हुए अभी ये तय नहीं कर पाए कि सूची कब आई है, लेकिन अब काउंटडाउन इसका शुरू माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये संभावना बताई जा रही है कल एक बार कोर कमेटी की बैठक और हो सकती है, यानी दोनों वरिष्ठ नेता एक बार इनके साथ में बैठ सकते हैं। जितने भी कोर कमेटी के मेंबर्स हैं उसके अंदर इस सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है। हालांकि
भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसकी मोहर उस पर लगती है, तभी वो जारी होती है, लेकिन उससे पहले एक बार पार्टी के नेता बैठकर तय कर सकते हैं। दूसरी बात जो निकल करके सामने आ रही हुई है कि जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जो टफ सीट है वहाँ उनको उतारा जा सकता है, जिससे कि बड़े नेताओं के सामने भी उतारा जा सकता है कि उनको अगर चुनावी घमासान में फंसाए रखना है तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को ऐसी जगह उतारा जाए जिससे कि चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, डोटासरा हो, ऐसे जो बड़े कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके सामने बड़े नेताओं को उतारा जाए, जिससे कि वो प्रदेश के अन्य जगहों पर घूम करके ज्यादा प्रचार प्रसार ना कर सके। इसके लिए जो नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर एक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का तो है ही, इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बीकानेर क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके अंदर देवी सिंह भाटी को भारतीय जनता पार्टी में वापस से शामिल कर लिया गया है। आज दिन भर चर्चा रही कि देवी सिंह भाटी को कल रात 10 बजे ज्वाइन कराया गया। आखिर क्या मैसेज देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसी बात को लेकर के आज चर्चा रही। तो इसके पीछे अब बात करें तो सबसे पहले बात निकल करके आती है कि 7 बार के विधायक रह चुके हैं देवी सिंह भाटी और भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभों में माना जाते हैं। 2019 के अंदर जब अर्जुन मेघवाल को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया तो नाराज होकर के देवी सिंह भाटी ने पार्टी छोड़ दी थी और लगातार उनके खिलाफ में बयानबाजी भी करते, उनके खिलाफ में प्रचार प्रसार भी किया, तो उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब उनको वापस से शामिल किया गया है। अर्जुन मेघवाल उस समिति के सदस्य हैं जो कमेटी ये तय करती है कि कौन पार्टी में वापस आएगा नहीं आएगा। उस कमेटी के मेंबर होते हुए उनको वापस से शामिल करना आखिर क्या मैसेज है। नंबर 1 अगर बात करें तो सीधे तौर पर पार्टी एक ये मैसेज देना भी चाह रही है कि कोई एक व्यक्ति पूरी पार्टी के अंदर हावी नहीं हो सकता है। अब यहां पर यह समझने की जरूरत है कि 2014 में केंद्र की सत्ता से गायब होने के बाद 2023 में 28 विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश में, लेकिन ये कोशिश कामयाब कैसे होगी, इस पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो पार्टियां एकजुट होने का दम भर रही हैं उसकी तनातनी खुलकर सामने आ रही है। दिल्ली पंजाब में कांग्रेस आप खुलकर टेंशन में, सीटें बजे हैं। साथ ही पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी ने दूरियां और बढ़ा दी। इंडिया गठबंधन में दरारें सिर्फ दिल्ली पंजाब में नहीं बल्कि बंगाल में भी हैं। टीएमसी कांग्रेस के बीच तल्ख बयानबाजी कर रही है और छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रही है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि अभी से जब ये हाल है तो आगे क्या होगा, कैसे गठबंधन चलेगा, क्योंकि ये मान लीजिए मौजूदा वक्त में विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो नरेंद्र मोदी को मात दे सकती है। इसलिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन गठबंधन की गांठें लगातार खुलती जा रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आम आदमी पार्टी जब चुनावी सभाओं में जाती है तो अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हैं और मध्य प्रदेश में पहुंचते हैं तो बीजेपी, कांग्रेस दोनों को भ्रष्टाचार का जिम्मेदार ठहराते हैं। इस तरह की जो तमाम परिस्थितियां हैं मयंक साहब, अगर हम इंडिया गठबंधन की बात कर लें जो सत्ता के लिए एकजुट हुआ है, नरेंद्र मोदी को के खिलाफ मानस बनाने के लिए एकजुट हुआ है, कितना असरदार है 2024 को देखते हुए? मुझे लगता है वो लोग अभी 2024 के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं कर रहे हैं। अगर अभी के जो भी समीकरण जो आप देखेंगे उसमें यूं प्रतीत होता है कि हर पार्टी अपनी रोटी सेकने में लगी हुई है। जैसा अभी आज के बारे में अगर हम लोग देखें तो आरएलडी का भी कहना है कि वो चुनाव में, मध्य प्रदेश चुनाव में जाने वाली हैं। उधर अपने उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी आने वाली है। अगर वो ये 2 पार्टी अगर मध्य प्रदेश में भी आती हैं, जहाँ पे बहुत, अगर ये 2 पार्टी अगर आती हैं वहाँ पे, अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पे आती है, समाजवादी पार्टी को पता है कि यहाँ पे ओबीसी को अगर हटा दें तो अगर जाट वोट दैट इज़ नॉट मोर देन 4%, वो 4% से ज़्यादा नहीं है। यादव वोट वहाँ पे 3% से ज़्यादा नहीं है। जो आंकड़े हैं वो काफ़ी कम हैं। जब हम लोगों को पता है कि वहाँ पे 3% से कम की आबादी पूरे राज्य की जो यादव जो बेल्ट हैं वो 3% से कम है, तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो फिर समाजवादी पार्टी यहाँ पे आके क्या करेगी?
इससे ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अभी के मौजूदा हालात में जितनी पार्टियां हैं वो सिर्फ अभी अपना फ़ायदा देख रही हैं। उनको जहां फ़ायदा दिख रहा है वो वहां पे अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं, चाहे ये वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में खुलेआम बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों का प्रचार चल रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो टकरार चल रही है पंजाब में वो सबके सामने है। फिर दो तीन ऐसी चीज़ें समीकरण अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि सब कोई अपनी रोटियों सेकने में लगा हुआ है। उनको अभी इंडिया अलायंस के बारे में सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो तस्वीर हमारे सामने इंडिया गठबंधन की बनी हुई है, इस तस्वीर में करीब करीब हर राजनीतिक पार्टी के जो राजनेता हैं उनके खिलाफ या तो ईडी में केस है या सीबीआई में केस है या उन राज्यों में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस है। इंडिया गठबंधन से भी बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि हमारे साथ जितने भी सहयोगी दल हैं या तो उनकी चुनावी रैली होती है, वो चुनाव की तैयारी करते हैं या अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं तो एजेंसी हमको नोटिस दे देती हैं। कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में भी यही बोला और ये आरोप टीएमसी ने भी लगाया कि हमारी चुनावी सभा थी और उसके पहले अभिषेक बनर्जी को ईडी का नोटिस आ गया। नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र कहते हैं कि देखिए साहब, ये तमाम राजनीतिक पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई, ये भ्रष्टाचार में पैर से लेकर सर तक रंगे हुए और इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं, तो ये सब के सब मेरे खिलाफ इकट्ठे होकर मुझे हटाना चाहते हैं। दोनों में से किसकी बात जनता में असर कर रही है? देखिए, जनता को पता है कि क्या चल रहा है। अगर जैसा कि आज अभिषेक बैनर्जी ने बताया कि वो कुछ भी करने जा रहे हैं तो उनके पास ईडी का सम्मन आ रहा है, ऐसा नहीं है। ईडी तो उनके लिए कहीं ना कहीं बैठा नहीं रहेगा कि भाई अभिषेक बैनर्जी का कहीं पे रैली हो या नहीं हो तो उनको नोटिस मिले। ईडी का कुछ लेना देना इससे नहीं है। तो जनता को ये पता है कि अभी ये चुनावी ये दौर में अभी हर दिन इनका कुछ ना कुछ इंगेजमेंट रहेगा, कभी कहीं पब्लिक इंगेजमेंट रहेगा, कभी उनका खुद का पार्टी के साथ कोई मीटिंग रहेगी। अगर उस दौरान ईडी का नोटिस अगर उनके पास मिल रहा है तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये एक व्यक्तिगत रूप से किसी को भी ये लग सकता है कि भाई ये कोई एक मंशा नहीं है ईडी की कि भाई आप मीटिंग कर रहे हैं तो आपको नोटिस मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा उन्होंने राजनीतिकरण दे दिया है कि किसी के पास कोई भी नोटिस आ रहा है तो वो इसको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। किसको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं? तो बीजेपी को बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे लोगों को पता है कि ये कैसे इन लोगों ने कुछ तो किया होगा तभी इन लोगों को नोटिस आ रही है। हमारे पास पटनायक हैं जो उड़ीसा अगर हम लोग चले जाएं तो उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है इससे। कई ऐसे दल हैं जिनको परेशानी नहीं हो रही है। तमाम तरह के संकेत हैं और तमाम तरह के संदेश भी हैं, लेकिन ये 2024 तय करेगा कि आखिर जनता ने किसकी बात मानी, इंडिया गठबंधन की बात मानी या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानी। फिलहाल मयंक, आपने हमसे चर्चा की, तमाम विधानसभा राज्यों पर चर्चा की, सियासी हालातों पर चर्चा की और देश की आने वाली तस्वीर, चाहे वो 2023 की हो या फिर 24 की हो, उस कैनवास पर क्या रंग दिखाई दे रहे हैं, इस पर चर्चा करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।